हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा पार्ट 6 है। पॉलिटी का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसकी सीरीज का पार्ट 6 है। आज हम पढ़ते हैं सन 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है और ये आया था अधिनियम जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो मॉन्टेग्यू जो थे उस समय क्या थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड हैं ये थे वायसराय थे। इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें पहला है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में क्या हुआ, जो सेंट्रल लेवल पर दो सदन बनाया गया। प्रथम सदन जो है राज्य परिषद और दूसरा जो है दूसरी है केंद्रीय विधानसभा। जैसे आज बोला जाता है कि आज जैसे वर्तमान में है 1919 के अधिनियम से आज हमारा जो केंद्र है वो दो सदनात्मक है, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। वैसे पहले 1919 ईस्वी में क्या हुआ था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रथम राज्य था, जो प्रथम था वो राज्य परिषद जिसे कहा जाता है, और दूसरी है केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 60 थी। जो राज्य परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें 34 जो है निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता था। 34 जो होते थे निर्वाचित सदस्य होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता था राज्य परिषद का। और दूसरी जो थी केंद्रीय विधानसभा, उसके सदस्यों की संख्या 144 थी। इनमें से 104 जो होते थे निर्वाचित होते थे और 40 जो होते थे वो मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए थे, 3 वर्षों के लिए था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, दोनों जो सदन था उनका अधिकार समान था। इनमें सिर्फ एक अंतर यह था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। जैसे आज हमारे हमारा जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, तो जो बजट पर चर्चा होती है उसका जो होता है ज़्यादातर मतलब 14 दिन तक सिर्फ राज्यसभा रोक सकती है, और ज़्यादातर जो बजट में ज़्यादा अधिकार मिला है सिर्फ वो निचले सदन यानी लोकसभा को मिला है। तो वैसे उस समय 1919 में था। ये 1919 के अधिनियम से ये विशेषताएं हमारे संविधान में ली गई है। प्रांतों में दर शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। दूसरा विशेषता है कि प्रांतों में दर शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया, यानी प्रांतों में दर शासन के जनक जो थे लियोनस कार्टियस थे। लियोनस कार्टियस क्या थे, वो प्रांतों में दर शासन के जनक को बोला जाता है, लियोनस कार्टियस। प्रांतों में दर शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। तीसरा था कि इसी योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया। जो प्रांत है, जैसे राज सूची आज होता है, वैसे प्रांतीय जो विषय थे उसके 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक है आरक्षित विषय, दूसरा था क्या, हस्तांतरित या आंतरिक विषय बोला जाता है। जैसे आज राज सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। वैसे उस समय जो प्रांतीय सूची थी उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित सूची और हस्तांतरित या आंतरिक सूची। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो जो आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, और जबकि जो हस्तांतरित विषय होता था उसका प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के जो प्रति उत्तरदायी मंत्री होते थे उनकी सहायता से किया जाता था। इतना पढ़ते हैं। फिर आगे जो विशेषताएं हैं, तीसरी विशेषता के बाद 1919 ईस्वी का जो चौथी विशेषता है उसके बारे में। चौथी विशेषता है कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। आज जैसे हमारे यहाँ महालेखा नियंत्रक होता है, वैसे उस समय भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाए। और 5वां, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। स्थापना का प्रावधान कब आया था, जो यूपीएससी का एग्जाम करवाता है, जो संस्था होती है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, उसकी जो मतलब प्रावधान लाया गया था वो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें एक प्रावधान किया गया था कि इसकी स्थापना की जाए। तो कब किया गया, 1926 ईस्वी में जो ली आयोग बनाया गया था, एक ली कमीशन बनाया गया था, उसकी सिफारिश से 1923-24 में बनाया गया था कि उस पर विचार विमर्श किया जाए। और उसकी सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 1926 ईस्वी में। किस आयोग के तहत, तो ली आयोग बनाया गया था 1923-24, उसकी सिफारिश पर बनाया गया था। और ये जो आया था कि बनाया कब जाएगा, तो ये किस अधिनियम के द्वारा आया था, तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा।
छठा है, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसमें यह बताया गया कि छठा पॉइंट में कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्य क्या हो, भारत का होना चाहिए, और सिर्फ कमांडर इन चीफ को छोड़कर कमांडर इन चीफ जो है भारतीय नहीं होगा, इतना कहा गया। फिर सातवां पॉइंट था कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। अब क्या किया गया 1919 में कि जो सिख के लिए, भारतीय ईसाई के लिए आंग्ल भारतीय जो मतलब ब्रिटिश अंग्रेज थे, मूल रूप से तो अंग्रेज के थे लेकिन भारत में रहने लगे, उनको आंग्ल भारतीय कहा जाने लगा, और यूरोपीय जो थे उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और 1909 में जो की गई थी वो मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था, लेकिन 1919 में उसका और विस्तार किया गया। इसमें आठवां पॉइंट है कि इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर देगा। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आज भी मतलब हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है कि केंद्र का बजट अलग होता है, सारे राज्य अपना अपना बजट अलग पेश करते हैं। उस समय 1919 में ये प्रावधान किया गया, और उससे पहले 1919 से पहले ये था कि सारे बजट जो है सिर्फ वो एक बजट मतलब तैयार किया जाता था, केंद्रीय बजट, जिसको गवर्नर जनरल या वायसराय जो होता था वो बजट पेश करता था। लेकिन अब केंद्रीय बजट अलग कर दिया गया, के बजट को अलग कर देगा 1919 के तहत। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, एक कानूनी आयोग बनाया गया जिसका कार्य था 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब एक आयोग बनाया गया कि ये 10 वर्षों के बाद हमारे मतलब जो प्रशासनिक काम है उसका जो है जांच करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। ये 1919 में किया गया था पॉइंट में। अब आगे देखते हैं। तो 10वां पॉइंट है कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में बनाए रखा गया। जो 1861 में दिया गया था गवर्नर जनरल मतलब वायसराय को दिया गया था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाए, जैसे आज भी हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत और गवर्नर मतलब राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत दिया गया अध्यादेश जारी करने का। तो विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। पहला था कि कुछ विषयों से संबंधित विधायकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी, मतलब कुछ विधेयक को पहले विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले क्या हो उसकी अनुमति ली जाए। दूसरा था कि उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। जैसे आज राज्यपाल क्या होता है, या तो वीटो का अधिकार होता है, या तो वो विधेयक पर कुछ ना बोले, या तो मतलब या तो राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित कर लेता। तो वैसे उस समय भी था कि जो वायसराय थे उनको या तो विधेयक पर वीटो करने का अधिकार था, या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित कर देते थे कि हम इसको सम्राट से विचार विमर्श करने के बाद जो होगा। फिर उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या न पारित किए गए किसी विधेयक के अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। अगर मतलब इसमें बताया गया कि अगर विधानमंडल था अगर नामंजूर किए गए या तो नामंजूर किए गए या पारित ही ना किया गया कोई विधेयक है या अनुदान को प्रमाणित कर दे वायसराय, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान ही माने जाते थे। चौथा पॉइंट इसमें था कि यह आपात स्थिति में मतलब आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मतलब ऐसा कोई कानून पारित कर सकता था आपातकाल में, जैसे हमारे राष्ट्रपति आज कर सकते हैं, जिनका अस्थायी अवधि कोई निश्चित अवधि तक नहीं लेकिन एक अस्थायी अवधि के लिए क्या विधिक प्रभाव होता था, कानूनी प्रभाव होता था। इतना पॉइंट पड़े 1919 में। और इसके जो और मेन विशेषताएं जो है नोट में कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था द्वारा ये किया गया कि पहली बार जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 के तहत। याद करना कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, और तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था भारत शासन अधिनियम 1919 में, उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री PM लॉयड जॉर्ज था उस समय। 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे बहुत सारी विशेषताएं जो है हमारे संविधान में उसको ली गई है और एडॉप्ट किया गया है। और आज हमारा संविधान दुनिया का विशाल सबसे विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है। ऐसे ही नहीं बना है, इसकी जो एक विकास क्रम चला हुआ है उसके अच्छे अच्छे पॉइंट को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए टॉप रैंकर्स SLN चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।